Welcome to school.com English classes. We are going to study the 100 dresses first. और इसमें हम समझेंगे कि अगर हमें किसी इंसान को जज करना हो तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर हम उस व्यक्ति को जज कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का व्यक्ति है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो प्रेजुडिसेस होते हैं वो कई बार गलत साबित हो जाया करते हैं। प्रेजुडिसेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को देखकर पहले से ही अवधारणा बना लेना कि ये फटे पुराने कपड़े पहना है तो ये तो पागल है, ये क्या कहते हैं गंजा है तो बड़ा बदतमीज़ टाइप का होगा, ये बहुत ज़्यादा पतला है थका हुआ है तो इसमें ताकत नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके के जो प्रेजुडिसेस हुआ करते हैं हमारे माइंड में ना, वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया करते हैं और जिसका खामियाजा हमें बहुत बड़े स्तर पर भुगतना पड़ता है। तो देखते हैं किस तरीके से इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे, ये जो चैप्टर है इसके थ्रू समझेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले लोग हैं ना, उन्हें हम किस तरीके से जज किया करते हैं। बाय देयर मनी, किस तरीके से करते हैं उनके पैसे को देखकर कि अरे भाई इसके पास बहुत पैसा है तो ये बहुत अच्छा आदमी होगा। वेल्थ, धन संपदा, जो कुछ भी है। एंड पोजीशंस, क्या क्या वो रखता है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब कुछ इसके थ्रू जज किया करते हैं क्या हम। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर कुछ और भी हुआ करता है जिसे हम देखा करते हैं, कोई विशेष गुण तो नहीं हुआ करते हैं जिसके आधार पर हम लोगों को जज किया करते हैं, क्या होता है वो। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये जो कहानी है उसमें ये बताया गया है कि एक यंग गर्ल हुआ करती है ना। यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, किस तरीके से उसे जज किया जाता है। बहुत ही संवेदनशील कहानी है ना। और इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो बेचारी एक क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, उसके जो साथी होते हैं वो उसे किस आधार पर जज किया करते हैं, उसे किस आधार पर आंकते हैं। वांडा फेल्टोंस्की इज़ ए यंग पोलिस गर्ल। वांडा फेल्टोंस्की जो है वो यंग, छोटी सी एक पोलैंड से आई हुई लड़की है। वो गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो कि अन्य बच्चों के साथ अमेरिका के हैं जो उनके साथ पढ़ने के लिए जाया करती है इन एन अमेरिकन टाउन। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट। जब ये बच्चे इससे मिला करते हैं तो ये पाते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल अलग है, इन मैनी वेज, बहुत तरीके से। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब कोई बाहर से आया करता है आपके यहाँ पे पढ़ने के लिए तो किस तरीके से साथ वाले बच्चे ट्रीट किया करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप नया स्कूल चेंज किए हो, कहीं पे गए हो अपने स्कूल को चेंज करके, तो थोड़ा बहुत तो आपको फील किया ही होगा, आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा होगा शुरुआत में किस तरीके का ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ करता है। आपके यहाँ पे तो फिर भी कम हुआ करता है बिकॉज़ आप जो हो बिल्कुल सिमिलर हो, एक जैसे ही हो सभी। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक टाउन से ना सही तो एक स्टेट से तो बिलोंग करते ही हो, है ना। लेकिन तब जब कोई व्यक्ति फॉरेन से आया हो और वो आपके साथ पढ़ने वाला हो तो कितना ऑड लगेगा, किस तरीके का बिहेवियर होगा। तो एक अलग ही पैरामीटर सेट कर लिया करते हैं हम उस जगह पर उसे देखने के लिए। तो यहाँ पे किस तरीके का बिहेव हो रहा होगा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। ये जो कहानी है इसको शुरुआत करने से पहले ये जो बॉक्स है हम आपको अभी बता रहे हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है पुलिस, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। जो पुलिस पीपल हैं उनको उनकी वेशभूषा, उनका कल्चर, ये सारा कुछ समझने के लिए कहाँ पे रहा करते हैं, किस तरीके के लोग हैं। तो ये ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आप कर ही रहे हो। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो ये जो पहले पोलिश इमिग्रेंट्स थे, वहाँ से आने वाले लोग थे, कि ये कब आए थे अमेरिका में, 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आए हैं वो कब आए हैं, 20th सेंचुरी में, वैन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 10 लाख से ज़्यादा लोग कम से कम माइग्रेटेड हो गए हैं, कहाँ के लिए, यूएस के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग एक बार में ही वहाँ से एक मतलब 100 साल के दशक में ही वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। द पोलिस स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे पोलिस स्टेट वहाँ पर नहीं पाया जाता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू ए कंट्री ऑफ ऑरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी।
तो एथनिसिटी का मतलब होता है किसी विशेष जगह के पाए जाने वाले जो लोग हुआ करते हैं ना, एथनिक कहते हैं ना। तो पहले इन लोगों को अलग तरीके से समझा जाता था, अलग तरीके से जाता था। तब पुलिस स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट, तब पुलिस स्टेट वहाँ पर कोई भी नहीं था एट दैट टाइम की बात, मतलब 1608 ये सब की बात कर रहे हैं, पहले बहुत। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री, पहले जो लोग थे वो अपने देश के अकॉर्डिंग ही समझे जाते थे, जाने जाते थे, है ना। ऑफ ऑरिजिन, मतलब किस जगह पे इनका जन्म हुआ है। जैसे आज भी अगर कल्पना चावला ऊपर वहाँ पे नासा में गई थी तो ये कहा जाता था कि वो इंडियन ओरिजिन की हैं, वैसे तो अमेरिकन थी लेकिन इंडियन ओरिजिन की थी। मतलब कल्पना चावला नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अमेरिका में रह रही थी तो अमेरिकन, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन की थी। तो कंट्री के या एथनिक जो एथनिसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पहचानते हैं, तब जबकि हमारा वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेट ना हो, है ना। तो किस एथनिक ग्रुप के ये लोग हैं, हमारी कंट्री के अंदर अंदर ही बहुत सारे एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं। तो अगर नागा पीपल आएंगे तो नागा एथनिसिटी के होंगे, है ना। कुछ हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां रहा करती हैं, तो वो अलग अलग तरीके से उन्हें हम आइडेंटिफाई कर लिया करते हैं। देवर आइडेंटिफाइड एज रसियन पोल्स, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, रसियन पोल्स के नाम से। कुछ अलग दूसरी कंट्री से आया करते, जर्मनी से जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। तो इनका कोई विशेष स्टेट नहीं था, इनका स्टेट जो पोलैंड बता रहे हैं हम, तो शायद वो बना होगा बाद में। इससे पहले अलग अलग जगहों पर रहा करते थे, और जिस जगह से ये आया करते थे, जिस कंट्री से ये आया करते थे, उसी जगह का नाम लेकर इन्हें बुलाया जाता था। रसिया से आने वाले रसियन पोल्स, जर्मनी से आने वाले जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रिया से आने वाले ऑस्ट्रियन पोल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इस सबर्ब्स। तो जो सबसे प्रख्यात पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ थी, जो समुदाय था पोलैंड से आने वाले अमेरिकन, ठीक है ना, पोलैंड से आने वाले अब जो अमेरिकन बन चुके हैं, उस समुदाय के लोग कहाँ रहा करते थे, शिकागो। शिकागो एक बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का, वहाँ पर, और उसके आसपास के जो उपनगर थे, छोटे छोटे शहर थे वहाँ पर, टाउन्स वगैरह में। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी। शिकागो को सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी पोलिश सिटी के नाम से जाना जाता है इन द वर्ल्ड। केवल ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी दूसरी, है ना, पोलिश कंट्री है वो, सॉरी सिटी है। नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो जो पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पोलिश पीपल रहा करते हैं वो कौन सी जगह है, शिकागो। तो समझ आ गया होगा। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो पोलिश अमेरिकन्स जो हुआ करते हैं ना, वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड, इनके साथ क्या हुआ करता था, कभी कभार भेदभाव भी हो जाया करता था, अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जब वहाँ पे रहते थे। एज बर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आयरलैंड से आने वाले लोगों के साथ भेदभाव हो जाता था, इटली से आने वाले लोगों के साथ, और ज्यूज जो यहूदी हुआ करते हैं ना, जैसे कि इज़राइल में पाए जाते हैं वो यहूदी लोग हैं, तो इन लोगों के साथ जिस तरीके से भेदभाव होता था, उसी तरीके से इन ये जो पोलिश पीपल थे इनके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव देखने के लिए मिलता था। अभी आपने न्यूज़ चैनल्स पे वो घटना देखी होगी, जो फ्लॉइड वगैरह हैं उनके उसमें बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, चारों तरफ लोग रोड पे उतर आए थे। इस कोरोना वायरस के दौरान भी बहुत सारी भीड़ देखी जा रही थी ना अमेरिका में। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, कहीं ना कहीं ब्लैक और वाइट पीपल जो हैं उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन है, उसी की वजह से तो हो रहा ना, भेदभाव है कि जो गोरे लोग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, काले होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं। तो ये चीज़ को लेकर उसको, व्यक्ति को छोटी सी बात पे उसने गला दबाकर मार दिया ना, इसकी वजह से बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी छिड़ गए वहाँ पर, बहुत सारे लोग रोड पे उतर आए, मरने मारने को उतारू हो गए। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर सारे के सारे लोगों के साथ देखने को मिलती है। अब वो अपनी कंट्री में भी है कहीं ना कहीं कास्टिसिज्म, उसी तरीके से वहाँ पर जो है रेसिसिज्म है। रेसिसिज्म मतलब गोरे काले, इसके बीच भेदभाव, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन केवल गोरे काले के ही बीच में भेदभाव नहीं, वहाँ पे देखो कितने अलग स्तरों पे भी हो रहा है। कोई अगर बाहर से आ रहा है उससे कहते हैं ये पोलिश है, और आयरलैंड से आने वाले ये आयरिश हैं, इटली से आने वाले ये इटालियंस हैं, और ज्यूज़ हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करके देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस,
तो अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में जो 2000 की जनगणना हुई थी, उसमें 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर्स, है ना, तो ये थे एज 5 ईयर्स एंड ओल्डर रिपोर्टेड पुलिस। तो देखो 5 साल लगभग जो है उसके अंदर एंड ओल्डर रिपोर्टेड पुलिस, या फिर बड़े 5 साल के या उससे बड़े रिपोर्ट पुलिस पीपल जो थे वो कितने थे, 6,67,414 एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, जो कि घर पे 5 साल से लगभग लैंग्वेज बोल रहे थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो बहुत बड़ी संख्या हो गई। 1.4% मान लो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अमेरिका के वो इंग्लिश बोला करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वो पोलिश बोला करते हैं। तो पोलिश बोलने वाले लोगों की जो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये टोटल जो अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं ना, इंग्लिश के अलावा भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, उसका कितना परसेंट है, 1.4% केवल पोलिश बोली जाती है। ठीक है, पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले 1.4% हैं और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। तो 0.25% हो गए यूएस पॉपुलेशन की। बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 6 लाख है तो बड़ी मानी जा सकती है। तो ये आप थोड़ा सा समझे कि ये अमेरिकन जो पीपल हैं वो किस तरीके से इन लोगों के साथ डील किया करते हैं, कितने कितने अलग अलग स्तरों पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते हैं, किस किस तरीके से इनको जज किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी हमने समझने की कोशिश की, और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहा करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे समझा। एक बार इस लाइन को थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिकन्स ऑफ एज 5 ईयर्स, तो 5 साल के जो अमेरिकन्स हैं एंड ओल्डर या फिर उससे बड़े, मतलब 5 साल तक के लिए जा रहे हैं, रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, उन्हें पाया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो 6,67,414 हैं वो पोलिश लैंग्वेज बोलते हुए पाए गए हैं, जो कि 1.4% है उस अन्य भाषाओं के बोले जाने वाले लोगों में से, और 25 मतलब 0.25% है टोटल पॉपुलेशन का यूएस की। तो अभी हम शुरुआत करते हैं टॉपिक को। टुडे मंडे वांडा पेटोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। अब ये जो आज मंडे की बात है, जिस दिन स्टोरी की शुरुआत हो रही है उस दिन बात कर रहे हैं कि वांडा पेट्रोंस्की जो है अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया स्पेशली उसकी एब्सेंस की तरफ, है ना। ये जो लोग थे मैडलिन, पैगी, इसकी मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नोबडी इवन पैगी एंड मैडलिन, ये 2 लड़कियां हैं, इन्हीं के ऊपर इन्हीं के इर्द गिर्द ये 3 है, वांडा पेट्रोंस्की, मैडलिन, पैगी, ये 3 कैरेक्टर हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी घूमती रहेगी। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, ये 2 लड़कियां जिन्होंने वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाना शुरू किया था, नोटिस डर एब्सेंस, इन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया था, है ना। वो अनुपस्थित थी, इस चीज़ को उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। वैसे अगर आमतौर पर देखा जाए तो वांडा पेट्रोंस्की जब भी आया करती थी तो कहाँ पे बैठा करती थी, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, मतलब जो अंतिम से दूसरी वाली सीट, मतलब पीछे से दूसरी सीट पर वो बैठा करती थी, सबसे लास्ट छोड़कर उससे अगली वाली पर हमेशा ही बैठा करती थी। तो सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये कोने में पड़ी हुई थी, वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लड़के बैठा करते थे जो अच्छे नंबर नहीं लेकर आया करते, मतलब बदतमीज टाइप के। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट एक्सकबलिंग ऑफ फीट, जहाँ पर पैरों के रगड़ने की, घिसने की, मतलब पटकने की ये अजीब आवाज़ें आती रहती थी ना, उसी कॉर्नर में। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, तो सबसे ज़्यादा तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ें भी वहीं से आया करती थी जब भी कोई मजाक वाली हंसी वाली बात कह दी जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा
गंदगी कीचड़ वगैरह जो कुछ भी रहा करता था वो भी वहीं पे रहा करता था, उसी कॉर्नर में। वहाँ पे आकर कौन बैठा करता था? वांडा पेट्रोन्स्की। तो थोड़ा सा ऑड तो लगेगा ही आपको ऐसा सुन के कि आखिरकार वो वहाँ पे क्यों बैठती होगी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ पे आकर सिर्फ इसलिए नहीं बैठा करती थी कि वो भी बहुत ज़्यादा भद्दी या मतलब शोर शराबा करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी सी वॉज वेरी क्वाइट। अगर देखा जाए तो जिस तरीके के वहाँ पे लड़के बदतमीज टाइप के बैठा करते थे उसकी जस्ट विपरीत थी, वो बिल्कुल लुटी थी। मतलब वो तो बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली थी। एंड रियली सैड एनीथिंग एट ऑल। और मुश्किल से ही कभी कभार जैसे कि वहाँ पे वो बकवास करते थे ना, बहुत ऊधम मचाते रहते थे, वो तो बेचारी जब कभी भी कुछ बोल दिया तो बोल दिया, बहुत कम बोलने वाली थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और शायद उसको कभी भी किसी ने भी तेज से हंसते हुए भी ना सुना हो। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। कभी कभार बस थोड़ी हल्की सी अपना मुंह तिरछा करके स्माइल दिया करती थी, बट दैट वाज ऑल। बस इतना ही था। मुस्कुराती थी अगर कोई भी हंसी वाली बात हो जाती थी तो ऐसा नहीं है कि दांत फाड़े बहुत तेज तेज से हंसे। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट। लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आता था कि आखिरकार वांडा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ पर क्यों बैठा करती है जाकर। भाई ना तो शोर करना है उसे, ना इतनी तेज़ हंसना है, ना फालतू की बात करनी है, फिर वो वहाँ पे जाकर आखिरकार बैठी क्यों है ना। तो अनलेस, तब तक कोई नहीं जानता था कब तक, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम वोगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड। क्यों बैठा करती थी? इसका एक कारण था। वो बेचारी जिस जगह से आया करती थी उस जगह का नाम था वोगिन्स हाइट्स। वोगिन्स हाइट्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गंदगी थी, थोड़ी बहुत कीचड़ वगैरह पाया जाता होगा, मड वगैरह पाई जाती होगी। जब वहाँ से आती थी उसके पैर पूरी तरीके से सन जाया करते थे। अब जब पैर सन जाते थे आगे चलती थी तो सूख जाते थे। तो पैर सूखे हुए, उसमें मिट्टी लगी हुई होती थी, तो वो वहाँ पर आकर मिट्टी झड़ने लगती थी। मतलब पूरे दिन बैठोगे आप तो धीरे धीरे पैरों में से छूटने लगेगी ना जो मिट्टी चिपकी हुई है आपके, वही हुआ करता था। तो बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की। लेकिन ज़्यादा कोई नहीं सोचता था वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में। वंस ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। एक बार की बात है वो कहाँ बैठी हुई थी? उसी रूम के कॉर्नर में। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. तो अब ये वांडा पेट्रोन्स्की को देखने का टाइम क्या था? When they thought about वांडा was outside of school hours. कब वो वांडा के बारे में सोच रहे हैं? जब स्कूल आवर्स ओवर हो गए हैं और वो बाहर निकल के आ गए हैं ना स्कूल के नून टाइम में। when they were coming back to school or in the morning early before school began. तो अगर वो स्कूल से वापस लौट के आया करते थे या शुरुआत में जब स्कूल शुरुआत हो रही होती थी ना मॉर्निंग टाइम में, तब कहीं वांडा का थोड़ा बहुत ख्याल रखा करते थे। when groups of 2 or 3 और even more, वहाँ पे चारों तरफ देखा करते थे कि भाई इधर उधर बच्चों के दो बच्चे उधर बात करते जा रहे हैं, 2-3 उधर जा रहे हैं, 4-5 उधर जा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में सारे के सारे लोग बटे हुआ करते थे। वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग। ये सारे बच्चे जो हैं आपस में हंसते मजाक करते हुए जाते थे। ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। किधर को? स्कूल यार्ड की तरफ को। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा। तभी वो सुबह के टाइम पे ना कहीं पे मैगी और पैटी वांडा का थोड़ा बहुत इंतजार कर लिया करती होंगी। टू हैव फन विद हर। और वो भी इस पर्पज़ से नहीं कि वांडा आ रही होगी और मतलब पूछेंगे उसके हालचाल पूछेंगे, उसके साथ में लेके जाना है, बस उसके साथ मौज मस्ती आसानी से हो जाती थी। इस वजह से वो जो थे उसका इंतज़ार किया करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे। अगले ही दिन क्या था? ट्यूसडे था। तो मतलब आज उन्होंने ध्यान नहीं दिया था इस टाइम पे। वैसे ऑब्वियसली वो ध्यान दे लिया करते थे तब जब जो स्कूल की छुट्टी होती थी या सुबह के टाइम पे स्कूल शुरू हुआ करता था। तो वहाँ पे द नेक्स्ट डे ट्यूसडे। अब मंडे को तो आई नहीं थी, ट्यूसडे था अगले दिन। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल। अब तो भाई फिर भी आधा दूसरे दिन भी नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया और किसी ने भी उसकी